हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक एंड आई एम बैक एज यू नो। अच्छा, तो हम क्या बात कर रहे थे? हम जीरो चैप्टर की बात कर रहे थे और जीरो चैप्टर में हमने क्या क्या देखा था। हमने जो है जीरो चैप्टर में आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के बारे में देखा था, ऐसे अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस के अलावा, और हमने कुछ कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में जाना, अल्कोहल्स के बारे में जाना, इसी तरह फिनोल्स के बारे में, इस तरह कार्बोक्सिलिक एसिड उसके डेरिवेटिव्स के बारे में। तो ये सारी चीज़ें करवाने का मेरा क्या मकसद था? मेरा मकसद यही था कि आप लोगों को जो है अंडरस्टैंडिंग हो जाए बेसिक्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। इसी तरह हमने एरोमेटिक कंपाउंड्स देखे, तो वो जो मोस्टली एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आएंगे। अब जब हम रिएक्शंस वगैरह जो है अंडरस्टैंड करेंगे तो हमें अगर वो वीडियोस हमने देखी होंगी तो उससे हमें आसानी हो जाएगी। तो अगर आपने वॉच नहीं की तो आप वहाँ पे जाएँ, तो मैंने उसकी प्लेलिस्ट बना दी, आप वहाँ पे भी जाके देख सकते हैं। तो आज जो हमने बात करनी वो करनी है चैप्टर नंबर 7 से। हमारे पास है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकंड ईयर का। तो अब हम ये शुरू करने लगे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मोस्टली जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पहले जो है इंस्टीट्यूट्स में भी, हमारे कॉलेजेस वगैरह में भी पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू करवाई जाती है। वैसे मोस्टली पेपर भी उसमें से ऐसे तकरीबन 70 to 75% जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से आता है। तो सबसे पहले जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करवाते हैं, तो मैं भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू करवा रहा हूँ। तो today our topic is about organic chemistry and chapter number 7, that is fundamental principles of organic chemistry. Today we should talk about chapter 7, that is fundamental principles of organic chemistry. अच्छा, अब हमने बात करनी है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो अगर हम थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री के बारे में जाने तो हमारे पास सबसे पहले क्या आ जाता है? हमारे पास वाइटल फोर्स थ्योरी आ जाती है। और वाइटल फोर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था हमारे पास के जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे वो इनऑर्गेनिक मटेरियल से तो नहीं बन सकते, वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो लिविंग थिंग से मिलेंगे हमें, यानी प्लांट्स एंड एनिमल से। क्यों? और ये काफ़ी अरसे तक जो है ये एक्सेप्टेड रही, क्योंकि साइंटिस्ट ने जो भी एक्सपेरिमेंट्स किए वो फेल हो जाते थे कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड उन्हें मिलता ही नहीं था। लेकिन फ्रेडरिक बुलर जो है हमारे पास साइंटिस्ट, उन्होंने क्या किया कि अमोनियम सायानेट जो कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड था उससे हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी यूरिया को दे दिया। तो इस तरह हमारे पास वाइटल फोर्स थ्योरी की क्या हो गई? रिजेक्शन हो गई। तो आइए हम देखते हैं हमारे पास क्या है वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग हमारे पास जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? ऑब्टेन्ड होते हैं ओनली फ्रॉम लिविंग थिंग्स। मीन्स लिविंग थिंग से ही हमें मिलेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक मटेरियल से, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से नहीं मिल सकते वाइटल फोर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग। लेकिन हमारे पास जो थे फ्रेडरिक बुलर, उनके आने के बाद क्या हुई? इसकी रिजेक्शन हुई। उन्होंने हमें क्या सिंथेसाइज करके दे दिया? उन्होंने क्या किया? यूरिया सिंथेसाइज कर दिया, जो कि हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड अमोनियम सायानेट से। ये है हमारे पास NH4CNO। अमोनियम सायानेट से क्या हुआ? हमें मिल गया यूरिया। ये है यूरिया। इन द यूरिन ऑफ मैमल्स, यहाँ पे क्या है? अमोनियम सायानेट है। तो इस तरह क्या हुई? वाइटल फोर्स थ्योरी की क्या हो गई? रिजेक्शन हो गई हमारे पास। तो हमारे पास काफ़ी अरसे तक रही कि हमें यही पता होता था साइंटिस्ट को कि ऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स है वो सिर्फ लिविंग थिंग्स से ही मिलेंगे, इनऑर्गेनिक मटेरियल से हमें नहीं मिल सकते। तो ये हमारे पास रिजेक्शन किसने की? फ्रेडरिक बुलर ने की। तो ये हमारे पास थोड़ी सी क्या आ गई? हिस्ट्री आ गई। तो ऐसे समझें कि फ्रेडरिक बुलर ने ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज करके एक अच्छा काम किया। एज अ केमिस्ट तो मैं यही कहूँगा, लेकिन जिनको केमिस्ट्री अच्छी नहीं लगती तो उनके लिए जो है अच्छा काम नहीं किया। बहरहाल अब हम कुछ क्या करते हैं, मॉडर्न डेफिनेशन को देख लेते हैं। मॉडर्न डेफिनेशन क्या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्या है? कि ऐसी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम, ऐसी केमिस्ट्री जिसमें हम डील्स कर रहे होते हैं स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन और कार्बन से कार्बन और उनके डेरिवेटिव्स की। जस्ट लाइक हमारे पास क्या है अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या करती है? डील्स करती है, डील्स विद द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स मीन्स कार्बन एंड हाइड्रोजन और उनके एंड देयर डेरिवेटिव्स।
ये हमारे पास किसकी डेफिनेशन है, मॉडर्न डेफिनेशन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, जो कि डील्स करती है विद द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन यानी कार्बन और हाइड्रोजन की, और इसके अलावा उनके डेरिवेटिव्स की। फॉर एग्जांपल वी हैव कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिटिक एसिड अगर हम ले लेते हैं, ये हमारे पास क्या है, फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड का, कार्बोक्साइल ग्रुप है हमारे पास। अगर हम इस हाइड्रोक्सिल को रिप्लेस करवा दें OH को किससे, अगर हम किसी हेलोजन एटम से, तो ये एसिड हैलाइड बन जाता है, तो ये इसका डेरिवेटिव है। और इसके अलावा जो डेरिवेटिव होते हैं थ्रू डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस हमें ऑब्टेन हो रहे होते हैं। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास CH3 C डबल बॉन्ड O, इसके यहाँ पे अगर हम लगा लें मिथाइल, तो ये हमारे पास क्या है, अब हमने सिर्फ हाइड्रोजन को रिप्लेस किया है, इस हाइड्रोजन को रिप्लेस किया और यहाँ पे मिथाइल लगाया है, तो ये हो जाएगा मिथाइल एसीटेट। ये हमारे पास क्या है, ये पूरा जो है CH3 C डबल बॉन्ड O और O, ये हमारे पास एसीटेट है और ये मिथाइल है, तो मिथाइल एसीटेट। इसके अलावा और भी हमारे पास हो सकते हैं, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे अगर कुछ और ले लूँ मैं, यहीं पे लिख देते हैं यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड ONH2, इसमें हमने क्या किया है, अमाइनो ग्रुप लगाया है हाइड्रोक्सिल की जगह, तो ये हमारे पास क्या है, एसिटामाइड है। तो ये हमारे पास डिफरेंट डेरिवेटिव्स हैं किसके, कार्बोक्सिलिक एसिड के। तो ये मेरे जो है सिर्फ समझाने का मकसद था कि डेफिनेशन क्लियर हो जाए। अब हम चलते हैं कुछ फीचर्स की तरफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, क्या क्या होते हैं हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के फीचर्स क्या क्या होते हैं, वो हम देख लेते हैं क्या क्या हो सकते हैं हमारे पास। सबसे पहले जो है, जो मोस्ट फेवरेट है, वो है पेक्यूलियर नेचर ऑफ कार्बन, सम फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या भला हमारे पास क्या है, पेक्यूलियर नेचर है कार्बन की, इसका पेक्यूलियर नेचर ऑफ कार्बन। क्लियर नेचर ऑफ कार्बन मींस क्या है हमारे पास कि कार्बन की जो है यूनिक प्रॉपर्टी है लिंकिंग की, एक कार्बन दूसरे के साथ, फिर दूसरा कार्बन तीसरे के साथ, इस तरह बॉन्ड बनाता जाएगा। इस वजह से हमें जो है बहुत लंबी जो है इनकी चेन्स मिल जाती है, मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बन जाते हैं, क्योंकि इसकी जो सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी है कार्बन की, वो ये है, इसकी यूनिक प्रॉपर्टी है कि ये एक कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है, फिर दूसरे के साथ बॉन्ड बनाता है। इसी तरह कार्बन मल्टीपल बॉन्ड्स भी बनाता है, डबल बॉन्ड बना रहा होता है ऑक्सीजन के साथ, इसी तरह ट्रिपल बॉन्ड बना रहा होता है नाइट्रोजन के साथ। तो इस तरह जो है हमारे पास मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमें ऑब्टेन्ड हो जाते हैं। जैसे कि अगर मैं लिखूं फॉर एग्जांपल दिस इज कार्बन, कार्बन बॉन्ड बना रहा है और ये फिर बनाता ही जा रहा है एक चेन में। तो इसके जस्ट लाइक कोरोना वायरस की अगर बात करें, एक के बाद दूसरे को हो जाती थी, वो दूसरे को हो जाता था, फिर दूसरे के बाद तीसरे को, वायरस की तरह ही ऐसे समझ लें कि ये कार्बन जो है बॉन्ड बनाता जाता है और हमारे पास क्या होता है, मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमें मिल जाते हैं। यानी और कार्बन क्या करता है, डबल बॉन्ड बनाता है, जस्ट लाइक कार्बोनाइल कार्बन जो हमारे पास कीटोन्स में होता है, तो या हमारे पास एल्डिहाइड में होता है, तो ये डबल बॉन्ड हो गया ऑक्सीजन के साथ। इसी तरह हमारे पास CN साइनाइड, ये हमारे पास कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान क्या होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड होता है, ये ट्रिपल बॉन्ड बना रहा होता है। तो इस तरह क्या होता है, हमारे पास मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमें ऑब्टेन हो जाते हैं। इसके अलावा और हम क्या बात करते हैं, और हम देख लेते हैं किसकी, सेकेंड हमारे पास फीचर है वो है नॉन आयनिक इन नेचर। नॉन आयनिक इन करेक्टर है कैसे, क्योंकि हमारे पास इनके जो बॉन्डिंग हो रही होती है वो कोवेलेंट बॉन्डिंग हो रही होती है, म्यूचुअल शेयरिंग होती है। तो कोई बॉन्ड हमारे पास कोई जो है नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज नहीं आ रहे होते हमारे पास, कोई इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर रहा, गेन नहीं कर रहा, म्यूचुअल शेयरिंग कर रहे हैं। इसके अंदर आयनिक बॉन्डिंग नहीं है, इसके अंदर कोवेलेंट बॉन्डिंग है, इसलिए ये नॉन आयनिक इन नेचर है। क्या है सेकेंड हमारे पास, नॉन आयनिक इन नेचर। For example, we have what we have. For example, we have methane. तो इस कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान ये जो बॉन्डिंग है ये कोवेलेंट बॉन्डिंग है, इसमें म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान। ये हर जगह पे इसी तरह ही है, कोवेलेंट बॉन्डिंग। तो इसे क्या है, कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं, ये नॉन आयनिक होते हैं, नॉन आयनिक इन नेचर।
मीन्स ये नॉन आयनिक है, इसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन लॉस गेन का चक्कर नहीं है, पॉजिटिव नेगेटिव आयन का कोई चक्कर नहीं है इसके अंदर। इसमें कोवेलेंट बॉन्डिंग है, म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है बॉन्डिंग कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान, जिसकी वजह से ये नॉन आयनिक इन नेचर है। इसके अलावा और अगर हम बात करें और हम देखें, अगर कॉम्प्लेक्सिटी होती है, कॉम्प्लेक्सिटी कॉम्प्लेक्सिटी होती है इनमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, क्योंकि इसका जो मॉलिक्यूलर मास है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। जैसे अगर हम बात करें, क्या भला तीसरे पे हमारे पास क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी में क्या है हमारे पास, फॉर एग्जाम्पल वी हैव स्टार्च C6H10O5N, where N may be up to several thousands, may be 1000 to several thousands तक ये हो सकता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, हमारे पास जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है वो कॉम्प्लेक्स होते हैं। इसी तरह हमारे पास प्रोटीन का मॉलिक्यूलर मास भी बहुत ज़्यादा होता है, और प्रोटीन्स का मॉलिक्यूलर मास भी इसी तरह थाउजेंड्स में जाता है, थाउजेंड्स टू मिलियन में जाता है। तो ये हमारे पास क्या होते हैं, मास थाउजेंड्स टू मिलियंस। इस तरह ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है ये कॉम्प्लेक्स होते हैं। हम जो है इनको क्या करते हैं, ये हमें पता चल जाता है क्योंकि मॉलिक्यूलर मास इनका बहुत ज़्यादा है, तो ये कॉम्प्लेक्स तो होंगे, ये सिंपल तो है नहीं हमारे पास। तो ये इनका एक और फीचर है किसका, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। इसके अलावा हमारे पास सिमिलैरिटी होती है इनके बिहेवियर में। फॉर एग्जांपल हमारे पास बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, वो सेम हमारे पास नेचर के होते हैं, कलर वगैरह, कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह, स्मेल वगैरह उनकी सेम होती है। तो फिर हम क्या करते हैं, उनको होमोलोगस सीरीज यानी एक ही सीरीज में रखते हैं, ताकि हमें अलग-अलग से हर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को पढ़ने की जरूरत ना पड़े, हम सिर्फ बस उसी सीरीज के बारे में जाने और हमें पता चल जाए कि इस सीरीज में ये कंपाउंड्स हैं और ये बिहेवियर शो करेंगे। तो ये हमारे पास एक और फीचर है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, सिमिलैरिटी होती है इनके बिहेवियर में। सिमिलैरिटी फोर्थ, सिमिलैरिटी इन बिहेवियर। सिमिलैरिटी होती है इनके बिहेवियर में, यानी कि अभी जैसे मैंने बात की, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत सारी जो है वो सेम होती हैं। क्योंकि इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स सेम है तो उसको इनको हमने क्या कर दिया, अरेंज कर दिया एक किसमें, अरेंज्ड इन होमोलोगस सीरीज, यानी सेम सीरीज में हमने इनको अरेंज कर दिया। अब इनको सेम सीरीज में हमने अरेंज किया, तो अब हम जो है इसकी अलग-अलग से हमें स्टडी करने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ इसकी सीरीज को देखेंगे, हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है वो ये कैरेक्टरिस्टिक्स शो कर रहे हैं, और हम जो है आराम से उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डिटेल्ड हमें एक एक स्टडी नहीं करनी पड़ेगी, हम सिर्फ सीरीज के बारे में जानेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इस सीरीज में क्या क्या बिहेवियर शो कर रहे हैं। इसके अलावा और हमारे पास क्या आ जाती है, हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन में हमारे पास जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो है वो स्लो होता है। उसकी वजह क्या है कि इनका मॉलिक्यूलर मास बहुत ज़्यादा होता है। जस्ट लाइक हमारे पास रेट मॉलिक्यूलर मास अगर है हमारे पास किसका, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होगा, फॉर एग्जांपल हमारे पास इथेन का या हमारे पास हम ऑक्टेन का ले लें, ऑक्टेन का ले लेते हैं, तो हमारे पास जो है इसमें मिथाइल ग्रुप जो है वो ज़्यादा होने लग जाएंगे। यानी हमारे पास CH3 जो है ऑक्टेन में CH3 होगा, और इस तरह हमारे पास जो बहुत सारे जो है, फॉर एग्जांपल हमारे पास पेंटेन है, उसमें नियोपेंटेन में हमारे पास क्या होता है कि मिथाइल जो है वो 4 हैं। तो इस तरह उनके दरमियान में स्टीरिक हिंड्रेंस क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। बहरहाल वो अभी यहाँ पे बात नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो मॉलिक्यूलर मास की वजह से क्या होता है, स्लो हो जाता है, क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जाएगा, स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होगी, ज़्यादा होती जाएगी, जिसकी वजह से रेट ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन क्या होंगे, स्लो। स्लो ड्यू टू क्या भला, ड्यू टू मॉलिक्यूलर मास। अच्छा, ये बात हो गई। अब हमने बात करनी है आइसोमेरिज्म और सॉल्युबिलिटी की, तो अब हम बात कर लेते हैं। अगर हम सॉल्युबिलिटी की बात करें तो सॉल्युबिलिटी में क्या होता है कि हमारे पास केमिस्ट्री का जो प्रिंसिपल है वो है लाइक डिसॉल्व लाइक,
पोलर पोलर में डिजोल्व होंगे और नॉन पोलर में ही डिजोल्व होंगे। तो जैसे हमारे पास जो है NaCl है या KCl है, पोटाशियम क्लोराइड है या सोडियम क्लोराइड है, ऐसे नमक हो गया हमारे पास, ये डिजोल्व हो जाता है पानी के अंदर, क्योंकि ये पानी में डिजोल्व हो रहे हैं, ये दोनों क्या है हमारे पास पोलर हैं। इसमें हमारे पास जो है अगर नॉन पोलर होते तो वो किस में डिजोल्व हो रहे होते, नॉन पोलर में ही डिजोल्व हो रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल वी हैव नॉन पोलर, अगर कोई कंपाउंड ले लें, जैसे हमारे पास बेंजीन ही ले लें, ये भी नॉन पोलर है, तो बेंजीन अगर हम लें तो वो हमारे पास नॉन पोलर में ही डिजोल्व होंगे। जैसे हमारे पास नॉन पोलर है पेट्रोलियम ईथर है, अल्कोहल है, तो ये हमारे पास उसमें डिजोल्व होंगे। तो प्रिंसिपल है हमारे पास सॉल्युबिलिटी में, सॉल्युबिलिटी क्या भला, लाइक डिजोल्व, लाइक प्रिंसिपल केमिस्ट्री में ये बात तो याद रखने की है, लाइक डिजोल्व लाइक, पोलर पोलर में ही डिजोल्व होगा और नॉन पोलर में ही डिजोल्व होगा। यानी हमारे पास अगर क्या है, हमारे पास NaCl है या KCl है तो ये डिजोल्व हो जाएंगे वाटर के अंदर। लेकिन जो है हमारे पास, क्योंकि हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मोस्टली नॉन पोलर होते हैं, ये वाटर में डिजोल्व नहीं होते। ऑर्गेनिक कंपाउंड में OC लिख रहा हूँ, ये आपने OC नहीं लिखना। ऑर्गेनिक कंपाउंड मोस्टली क्या होते हैं, नॉन पोलर, इनसॉलेबल होते हैं, इसलिए ये वाटर में। अच्छा, ये बात हो गई। इसी तरह ये डिजोल्व किस में करेंगे, हमारे पास डिजोल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट में, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स, जैसे हमारे पास क्या हो जाए पेट्रोलियम ईथर या अल्कोहल वगैरह, सच एज पेट्रोलियम ईथर या अल्कोहल। ठीक हो गई बात। तो हमारे पास किसकी बात आ गई, सॉल्युबिलिटी की। तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं आइसोमेरिज्म की तरफ। आइसोमेरिज्म का हमारे पास जो है केमिस्ट्री में डिटेल टॉपिक है, इसी चैप्टर में भी है, वो हम देखेंगे। अभी जो है हम सिर्फ क्या करते हैं, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं हम किसकी, हमारे पास क्या है। फॉर एग्जांपल आइसोमेरिज्म हमारे पास की हमने बात करनी है, आइसोमेरिज्म। तो आइसोमेरिज्म में होता क्या है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चर फार्मूला सेम नहीं होता। फॉर एग्जांपल वी हैव, अगर सबसे पहले मैं जनरल फार्मूला लिखता हूँ किसी का, अल्केन का, हमारे पास CnH2n+2 है, किसका फार्मूला है, ये जनरल फार्मूला है फॉर अल्केन्स। तो हमारे पास क्या होगा, Cn, अगर मैं 5 ले लूँ फॉर एग्जांपल, कुछ भी ले सकते हैं और भी ले सकते हैं, C5 ले लेते हैं हम, H2, एंड कितने हैं, नंबर ऑफ कार्बन हमारे पास 5 हैं, +2, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 2 10, C5H10+2, तो C5H कितने हैं हमारे पास 12 हैं। तो ये हमारे पास किसका है, मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ पेंटेन। 5 कार्बन है तो पेंटेन का ये हमारे पास फार्मूला है। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं यहाँ पे 1 2 3 4 5, और ये हमारे पास कितने आ जाएंगे, हाइड्रोजन, कार्बन की वैलेंसी क्या है 4 है, और ये हमारे पास 4 बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ पे हमारे पास आ गए हाइड्रोजन। अब हर कार्बन जो है 4 बॉन्ड बना रहा है, और इधर हमारे पास हाइड्रोजन कितने हैं, 3 इधर और 3 इधर, 6 7 8 9 10 11 12 हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन है। और यहाँ पे हमने कहा कि 12 हाइड्रोजन और कार्बन 5 है, तो कार्बन देखिए यहाँ पे 5 है। ये हमारे पास जो है, हमारे पास सिंपल फार्मूला है पेंटेन के लिए। लेकिन अगर हम कोई और इसका देखें, फॉर एग्जांपल वी हैव दिस, ये भी पेंटेन के ही लिए यूज होता है। लेकिन ये अब स्ट्रक्चर फार्मूला, ये वाला स्ट्रक्चर फार्मूला, अब ये वाला स्ट्रक्चर फार्मूला, ये दोनों हमारे पास क्या है, डिफरेंट है, लेकिन इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो सेम है। इसमें भी कार्बन देखिए हमारे पास 1 2 3 4 5 कार्बन है, और हाइड्रोजन 3 और 3 6, 3 9 और 3 12 है। तो हमारे पास C5H12 भी ही है, इसमें भी कितने हैं, C5H12 ही है। तो हमारे पास क्या बात हो गई कि हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम हो गया, C5H12 है पेंटेन का, लेकिन इनका जो स्ट्रक्चर फार्मूला है ये नियोपेंटेन का है हमारे पास, इसको नियोपेंटेन बोलते हैं। ये हमारे पास जो वर्ड यूज होता है नियोपेंटेन होता है स्ट्रक्चर के लिए यूज, और ये हमारे पास पेंटेन का जो है हमारे पास ये नॉर्मल पेंटेन है। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास जो है स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट है, लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला ये C5H12 ये सेम है। तो ये हमारे पास आइसोमेरिज्म है, ये मोस्टली जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आइसोमेरिज्म का फिनोमिना शो होता है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। जस्ट मैंने जो है क्या करना था, इंट्रोडक्शन दिया आज।
क्या हिस्ट्री बता दी, थोड़ी वाइटल फोर्स थ्योरी के बारे में बता दिया, फ्रेडरिक वुलर का काम बताया, और डेफिनेशन हमने देख ली, और कुछ हमने क्या देखी है, फीचर्स देख लिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। तो उम्मीद करता हूँ ये इतने मुश्किल नहीं है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी। एंड आई होप यू विल लाइक द वीडियो एंड प्रेस द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब द चैनल। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच।